हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ 1 मार्क्स वाले और 3 और 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। अब हम बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से पहले हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साथ ही मनी और बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम आपको ना केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बल्कि उन क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको रिवीजन करनी है, वो सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए आज के इस लेक्चर में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कितने मार्क्स वाले, कैसे उनको प्रेजेंट करना है और कैसे उनको रिवाइज करना है, पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 4 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करना है और टॉपिक को रिवाइज भी करवाया जाएगा। तो ये लेक्चर ओवरऑल आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चलेंगे, क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है वो भी पता चलेगा, और सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, हाउ डज इट वर्क। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रेजेंट कैसे करना है। भाई सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा गया है, तो आपको डायरेक्टली मीनिंग से ही स्टार्ट करना है, जिसमें आप बताओगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। देन इसके बाद आप इसका फॉर्मूला जरूर लिखना। अब फॉर्मूला पूछा नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिखना नहीं है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, तो फॉर्मूला जरूर लिखो। फॉर्मूला को लिखने के बाद उसको सॉल्व करके एक एग्जांपल के साथ, या फिर उसके जो फॉर्मूलाज आपने लिखे हैं उसको एक बार प्रेजेंट कर दो। प्रेजेंट कर दो मतलब उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। जैसे हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहां पर एमपीसी क्या है इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। दूसरा फॉर्मूला लिखोगे 1/एमपीएस। तो एमपीएस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। और तीसरा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, या फिर इसको सॉल्व करके दिखा दो एक एग्जांपल की हेल्प से। और फाइनली हाउ डज इट वर्क्स, इसमें आपको एक पूरा टेबल प्रिपेयर करना है। राउंड 1 से स्टार्ट करते हुए एटलीस्ट राउंड 5 तक जाओ और पूरा एक टेबल प्रिपेयर करके बताओ कि बिगिनिंग में इतना पैसा इन्वेस्ट किया हमने, उस इन्वेस्टमेंट का इतना % कंज्यूम हो गया और इतना % सेव हो गया। तो ये पूरा टेबल बना के आपको शो करना है। तो प्रेजेंटेशन आपको पता चल गई। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ हम रिवीजन भी कर रहे हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक टूल है, एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि अगर एक पर्सन मार्केट में कोई पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो कितने गुना किसी की इनकम को इंक्रीज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मैंने मार्केट में 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो ये 100 रुपीज कितने लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, कितने लोगों की इनकम बन जाएंगे। तो ऑब्वियसली जैसे मान लो मैंने कहा 5 टाइम्स, यानी अगर मैं 100 रुपीज मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो वो मार्केट में जब फ्लो करते हैं तो वो 500 की इनकम बन जाते हैं, यानी 5 गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 5 गुना जो मैंने लिखा ना, इसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। और क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है इसलिए हम इसको
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक टूल है, एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि मार्केट में की गई इन्वेस्टमेंट कितने गुना बढ़ के इनकम बन जाती है। सो यहां पर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मींस द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। मतलब कितने गुना हमारी इनकम बढ़ जाती है एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मैनीफोल्ड इफेक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और आपको यह भी पता होना चाहिए जब हम यहां पर बात करते हैं इंक्रीज इन इनकम की, तो इनकम का इंक्रीज होना मतलब सिर्फ इनकम नहीं, इनकम का बढ़ना मतलब आउटपुट का बढ़ना, प्रोडक्शन का, और प्रोडक्शन का बढ़ना मतलब एम्प्लॉयमेंट का भी बढ़ना होता है। सो इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या? द नंबर ऑफ टाइम्स इनकम एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कितने गुना हमारी इनकम बढ़ गई है एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से, उसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसी फॉर्मूला को आप थ्योरी फॉर्म में लिखोगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अभी तो याद हो जाएगा लेकिन एग्जाम तक भूल जाता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लिखना कैसे है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, ये फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला को आप थ्योरी में लिखाओ। कैसे लिखोगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ वे थ्रू विच वी विल फाइंड इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर ये भी डिफिकल्ट लगता है तो दूसरा आप याद कर लो, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ रेशियो बिटवीन, ये रेशियो है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट इज अ रेशियो इन विच वी डिवाइड चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला ही याद कर लो, फॉर्मूला को ही आप थ्योरी में लिखा। सो ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली डिपेंड करता है कंजम्पशन लेवल के ऊपर। जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी, जितना ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, उतनी ज्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट इनकम में कन्वर्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने आपकी शॉप से 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो ये 100 आपकी इनकम है और मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब ये 100 में से मान लो आपने 90 रुपीज कंज्यूम कर लिए और 10 रुपीज सेव कर लिए, तो ये जो 10 रुपीज आपने सेव किए हैं ये तो मार्केट में आए ही नहीं। इसका मतलब ये 10 रुपीज मार्केट से आउटफ्लो हो गए, ये हमारी इनकम में इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपने घर पे रखे हुए हैं। दूसरी तरफ ये 90 रुपीज की अगर बात करें तो ये 90 रुपीज जो है ना, ये आपकी इनकम को इफेक्ट करेंगे क्योंकि आपने पैसा मार्केट में दिया तो ये 90 रुपीज आगे जाके किसी और की इनकम बनेंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंजम्पशन के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। कंजम्पशन जितनी ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और सेविंग्स के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन होता है। सेविंग्स जितनी ज्यादा होंगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि अगर आप सेविंग्स करोगे तो मार्केट में पैसा पहुंचेगा ही नहीं, और पैसा पहुंचेगा ही नहीं तो मार्केट में उसका इफेक्ट आएगा ही नहीं। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ कंजम्पशन। एक सिंगल इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों की इनकम को इफेक्ट करती है, लेकिन तभी जब वो इन्वेस्टमेंट आगे जाकर कंजम्पशन में कन्वर्ट हो। लेकिन अगर आप उसको सेव कर रहे हो तो इसका मतलब आपने वो पैसा मार्केट में डाला ही नहीं, मार्केट में से वो पैसा विड्रॉ हो गया, लीकेज हो गया। सो अगर कंजम्पशन ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, लेकिन अगर सेविंग्स ज्यादा होंगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। डिस्कस रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। अब ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। इससे पहले आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डज इट वर्क्स, तो आपको ये पूरा राउंड बनाना पड़ेगा। मैंने तो 10 राउंड्स बनाए हैं, अब 5 राउंड बनाना। अब ये वर्क कैसे करता है ध्यान से देखिए।
मान लो मैंने 100 रुपीज की कोई मशीन परचेज की आपसे, ये 100 रुपीज आपकी इनकम बन गई। चेंज इन इनकम कितना आया? 100 में से आप मान लो 50% कंज्यूम करते हो और 50% सेव करते हो। जो तो आपने सेव किया वो मार्केट में से हो गया आउटफ्लो, वो बाहर चला गया, लेकिन जो आपने कंज्यूम किया वो किसी ना किसी की इनकम बन गया। तो मान लो आपने आगे रॉ मटेरियल परचेज करना था, 50 रुपए का आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो ये 50 रुपए किसी की इनकम बन गया। अब वो पर्सन क्या करता है, वो 50% कंज्यूम करता है और 50% सेव करता है, यानी 25 रुपए फिर से मार्केट में से आउटफ्लो हो गए और जो कंज्यूम किए वो मार्केट में आके फिर से इनकम बन गए। इनकम में से फिर कंजम्पशन, सेविंग्स, कंजम्पशन, इनकम, सेविंग्स, कंजम्पशन, तो ये प्रोसेस चलता रहा। अब ये सारा प्रोसेस सॉल्व करना मुश्किल है ना, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहां पर सीधा सीधा एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और वो फॉर्मूला कौन सा होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने का 1 माइनस एमपीसी। सो 1/1 माइनस एमपीसी कितना है, कंजम्पशन कितना है? 0.5, तो 1/0.5। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी आपकी मल्टीप्लाई कितनी होगी? 2 टाइम्स। आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितने गुना होगा? 2 गुना। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो वो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। मार्केट में इसकी वैल्यू 200 इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। सो यहां टेबल में भी देख के पता चल रहा है कि एमपीसी जितना ज्यादा होगा आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, प्रेजेंट कैसे करना है? सबसे पहले यहां पर आप एमपीसी का मीनिंग लिखोगे, होता क्या है, और साथ में इसका फॉर्मूला भी लिखोगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। ऐसे ही आप मल्टीप्लायर का भी पहले मीनिंग लिखोगे, फिर इसका फॉर्मूला भी लिखोगे, और इसका फॉर्मूला आप ये वाला लिखना ताकि रिलेशन पता चले कि एमपीसी में और मल्टीप्लायर में एक रिलेशन है। इतना लिखने के बाद आप इसका रिलेशन शो कर सकते हो। 2 और 3 पॉइंट्स में इसका रिलेशन बताना है, और रिलेशन है क्या? जैसे कि मैंने बताया, इट इज पॉजिटिव, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों पॉजिटिव रिलेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर कंजम्पशन ज्यादा होगी तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर कंजम्पशन कम होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब वर्क कैसे करता है, कैसे पॉसिबल है? सिंपल है, अगर आप ज्यादा कंजम्पशन करोगे तो वो आगे जाकर किसी ना किसी की इन्वेस्टमेंट बनेगी, इन्वेस्टमेंट बनेगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने को बोला गया है तो सिंपल है, अगर आप ज्यादा कंजम्पशन करोगे तो आप मतलब ज्यादा डिमांड कर रहे हो, आपको वो भी प्रोडक्ट चाहिए, ये भी प्रोडक्ट चाहिए। ज्यादा डिमांड होने की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपकी डिमांड पूरी की जा सके। ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या, ज्यादा लेबर लेके आएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो किसी ना किसी की इनकम भी बढ़ेगी लेबर की, और जब इनकम बढ़ेगी तो आप ज्यादा कंजम्पशन करोगे। सो इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और कंजम्पशन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट हैपेंस टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में एक मिसमैच शो किया गया है। क्या कह रहे हैं हमें, नेशनल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा जब आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। पहले तो इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, सबसे पहले आप यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग लिखोगे, फिर आप एग्रीगेट डिमांड को कम और एग्रीगेट सप्लाई को ज्यादा शो करोगे इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन शो करने के बाद अब आपको फाइनली टेबल और डायग्राम की हेल्प से इस सिचुएशन को शो करना है और उसके कॉजेज लिखने हैं। कॉजेज मतलब ये क्यों हुआ और इसका इफेक्ट नेशनल इनकम के ऊपर क्या आएगा। अगर नेशनल इनकम के बारे में पूछा है तो आपको सिर्फ नेशनल इनकम के ऊपर ही इफेक्ट शो करना है। कई बार आपको नेशनल इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इफेक्ट पूछ लेते हैं, तो आज हम तीनों ही इफेक्ट करेंगे, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली नेशनल इनकम का पूछा है तो आपको नेशनल इनकम पर ही शो करना है।
नॉर्मली जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, तो नेशनल इनकम भी कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो इनकम कहां से बढ़ेगी, प्रोडक्शन ही नहीं होगी। सो दैट इज वाई। चलिए, प्रेजेंटेशन आपको पता चल गई, अब हम इस क्वेश्चन को जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये सिचुएशन कौन सी है, डेफिसिट डिमांड। डिमांड का कम होना मतलब डेफिसिट डिमांड, तो आपको यहां पर डेफिसिट डिमांड का मीनिंग लिखना है। डेफिसिट डिमांड मींस अ सिचुएशन ऑफ लैक इन एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। जब मार्केट में डिमांड कम हो, सप्लाई ज्यादा हो, इन अगेंस्ट टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट डिमांड। सो ये इक्वेशन आपकी हो गई। अब इसको आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करोगे, तो यहां पर ये हमारे पास है ये वाली कर्व स्ट्रेट जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ये हमारे पास होती है इनकम की, यानी एग्रीगेट सप्लाई की, और ये हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन है एग्रीगेट डिमांड। अभी हमें फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के बारे में कहा गया है। कौन सी सिचुएशन, यहां से लेके यहां तक, ये सारी सिचुएशन। यहां पर हम इक्विलिब्रियम पर है, इस सिचुएशन में हम इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। इससे पहले यहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, और इसके बाद वाली सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। इस सिचुएशन में डेफिसिट डिमांड होती है, यहां पर इक्विलिब्रियम होता है, और यहां पर एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई होती है। सो अभी फिलहाल हमें एक ऐसी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने को कहा गया है जहां पर डिमांड हमारी कम हो जाएगी। सो चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। इंप्लीकेशन सबसे पहले देखते हैं, इंप्लीकेशंस क्या होंगी। सबसे पहली इंप्लीकेशन क्या है, डिमांड का कम होना मतलब लैक ऑफ डिमांड। डिमांड का कम होना यानी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होना, क्योंकि सिंपल है, मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन किसके लिए करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा ही नहीं। प्रोडक्शन नहीं करेगा तो किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी यानी इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की। यानी इकोनॉमी में कैपेसिटी तो है, प्रोडक्शन तो की जा सकती है, लेकिन हम उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। सेकंड क्या आएगा, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम तो आ जाएगा, डिमांड और सप्लाई इक्वल तो हो जाएंगी, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो इलास्टिक होती है, डिमांड के कम होने पे सप्लाई भी कम हो जाती है। सो नो डाउट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल तो हो जाएंगे, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम आएगा ये बिलो द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा, यानी वहां पर हमें ये इक्विलिब्रियम अटेन होगा जहां पर इकोनॉमी में कैपेसिटी है यूज करने वाली, लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हो, न्यू कर्व हमारी ये ड्रॉ हुई एग्रीगेट डिमांड की, ग्रीन कलर की, यहां पर हमारा न्यू इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो गया, लेकिन ओरिजिनल इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में ये थोड़ा लो लेवल का इक्विलिब्रियम है। ओरिजिनल लेवल यहां पर है, यहां पर हमें इक्विलिब्रियम अटेन होना चाहिए था। अगर यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन होता तो हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होती, हम पूरी कैपेसिटी को यूज कर रहे होते, लेकिन क्योंकि डिमांड कम है, डिमांड नीचे की तरफ आ चुकी है, इसलिए हमने इक्विलिब्रियम लेवल तो अटेन कर लिया, लेकिन ये लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है। सो ये इसके इंप्लीकेशंस हैं। इंप्लीकेशंस के बाद नेक्स्ट, अगर इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है और डिमांड कम है तो किस किस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आएगा। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इनकम के ऊपर पूछा था, लेकिन हम तीनों कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ आउटपुट। हमारी लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन। हमारी जो प्रोडक्शन है वो यहां पर कम हो जाएगी। रीजन बीइंग क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोडक्शन नहीं करेगा, या फिर अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर देगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता चल गया भाई डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन किसके लिए करनी, तो वो जो वर्कर्स है उनको निकालना शुरू कर देगा, तो प्रोडक्शन नहीं होगी। प्रोडक्शन नहीं होगी, एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर देगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा।
क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो प्रोडक्शन किसके लिए करनी, प्रोडक्शन नहीं करनी है तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कम कर देगा, क्योंकि उसको एम्प्लॉयज अब चाहिए ही नहीं। और तीसरा इफेक्ट, जब इंप्लॉयज को ही निकाल दिया जाएगा तो इनकम कहां से बनेगी उनकी, इंप्लॉयज को, लेबर को उसकी इनकम नहीं मिलेगी, तो मार्केट में इनकम भी कम हो जाएगी। सो तीनों में डिक्रीज आएगा। अच्छा, अगर मार्केट में डिमांड कम हो चुकी है तो इसका इफेक्ट किस चीज के ऊपर आएगा सबसे ज्यादा, तीनों के ऊपर आएगा, इंप्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, सबके ऊपर आएगा। लेकिन प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, मार्केट में प्रोडक्ट्स के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। सिंपल है ना, जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट बिकता नहीं तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम ऑफर्स निकालते हैं, प्रोड्यूसर्स सस्ते में सामान बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अभी सामान नहीं बिका तो हमारा स्टॉक अनसोल्ड रह जाएगा, नुकसान हमें ही होगा, तो वो सस्ते दाम पर भी, कम रेट पर भी अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। सो इसी को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। जब मार्केट में डिमांड ना हो, डिमांड कम हो एज कंपेयर टू सप्लाई, तो प्रोड्यूसर्स कम रेट पे भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो ये हमारा हो गया एक डिफ्लेशनरी गैप। ये थी इक्विलिब्रियम लेवल और ये भी थी इक्विलिब्रियम लेवल। ये थी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेवल और ये लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर हमें इक्विलिब्रियम तो अचीव हुआ लेकिन लो लेवल पर। और इन्हीं के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। सो अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो इसको भी समझ लो। डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज will lead to decrease in the prices of goods and services, which in termed as deflation। मतलब मार्केट में अगर डिमांड कम है तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, इन्हीं कम हुए प्राइसेस को हम डिफ्लेशन कहते हैं। और इस डिफ्लेशन की वजह से जो गैप आपको दिखाया मैंने अभी, उसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। Hence, the gap arises due to fall in the aggregate demand is called as deflationary gap. It is a situation of इनवॉलेंट्रली अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है क्या वो वॉलेंट्रली होती है या इनवॉलेंट्रली, क्वेश्चन आ सकता है। इनवॉलेंट्रली यानी वर्कर्स ने अपनी मर्जी से जॉब नहीं छोड़ी है, उनको जबरदस्ती निकाला गया। वो काम करना तो चाहते हैं लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है, इसलिए काम उनको मिल नहीं रहा। As workers are willing to work at existing wage rate but not able to get their job due to the lack of aggregate demand. So deflationary gap का मतलब होता है decreased demand, deficit demand. It is the difference between aggregate demand at full employment minus aggregate demand at underemployment. चलिए अब हम इसके रीजंस भी पता कर लेते हैं। क्या रीजन है? अगर हम बात करें एक क्लोज्ड इकोनॉमी यानी जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो वहां पर डिमांड डेफिसिट होती क्यों है? रीजन नंबर 1, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कम हो जाना या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कम हो जाना। क्योंकि आपको तो पता है ना, एग्रीगेट डिमांड में सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है प्राइवेट कंजम्पशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का डिफरेंस। तो अभी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, क्योंकि हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। बच्चे ये तीन, अगर इन तीनों में कमी आएगी, प्राइवेट सेक्टर अपनी कंजम्पशन कम कर देगा या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी या गवर्नमेंट के खर्चे अगर कम हो जाएंगे, तो मार्केट में डिफ्लेशन आएगी, डिमांड कम होगी, डेफिसिट डिमांड अराइज होगी। सो यही दो रीजन है जिसके कारण मार्केट में डिमांड का डेफिसिट आता है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम में न्यूमेरिकल आपको देखने को जरूर मिल सकता है 3 या 4 नंबर में। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें हमें कह रहे हैं C इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5 y इज द कंजम्पशन फंक्शन। अब ये कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, ये हमारी होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये 0.5 कंजम्पशन में MPC होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और Y लेवल ऑफ इनकम हमें ये दिया हुआ है। आगे हमें कह रहे हैं Y इज द नेशनल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 72,000। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 72,000 है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको तो पता होना चाहिए एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आता है, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है।
एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है क्लोज्ड इकोनॉमी में, और एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम कहते हैं। तो चलिए ये वैल्यू हमें दी हुई है, हम यहां पर इसको लिख देते हैं। कंजम्पशन कितनी है 50 प्लस 0.5 प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई y, और इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है 72,000, सो प्लस 72,000। बस यहां से हमें लेवल ऑफ इनकम पता चल जाएगा। 50 इसमें प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 72050, और y इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 0.5 y। 72050 को 0.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा। तो ये आ गया 144,100। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इस लेवल पे हमारा कंजम्पशन कितना है, तो उसके लिए तो हम ये सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो 50 प्लस 0.5 ब्रैकेट में y की जगह अब हम ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम लिखेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 72050, बस इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72100। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कुछ बेनिफिट उनका भी हो जाए।